क्या वाकई इस समय मध्य प्रदेश में या देश में पत्रकारिता के लिए संक्रमण काल है? इस समय पत्रकारिता कठिन या सरल, पत्रकारिता को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। आज हमारे साथ मेरे स्वयं के गुरु और मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के पितामह श्री महेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं कि नई पीढ़ी को पत्रकारिता कैसा करना चाहिए। आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस के उदाहरण आपके सामने हैं और मैं खुद इस बात का उदाहरण हूँ कि जब गैस कांड हुआ था, मैं भास्कर में कार्यकारी संपादक था और जब मैं लिखता था इतने दबाव आए, मगर मैं बात कहता हूँ कि रमेश अग्रवाल ने उन सब दबावों को मुझसे सलाह कर हर बात को उसको नकारा और हमने किया। मतलब कोई उदाहरण बताइए, आज के लोगों को ये उदाहरण चाहिए किस तरह आप दबावों से पार पा सके, एक आध कोई उदाहरण दे। नहीं, अब उदाहरण तो कई हैं उसके, मगर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं और जिनको बताना नहीं चाहिए। अब जैसे यही बात है, आप देखिए गैस कांड जब हुआ, दूसरे दिन मैंने बहुत सख्त प्रशासन और शासन की आलोचना करते हुए और लोगों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए एक सख्त संपादकीय लिखा। तीसरे दिन भी मैं हमारे यहाँ कवरेज भी उसका बहुत अच्छा होता था। वो अच्छा जिसे नहीं कहूँगा, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना का समुचित कवरेज होता था और लोग उसको पढ़ते थे। अब हुआ है कि चौथे या पाँचवें रोज अर्जुन सिंह जी ने शायद रमेश जी को बुलाया बात करने के लिए। रमेश जी ने मुझसे कहा कि भाई चलो अपन चलेंगे, अपन दोनों ही बात करेंगे। मैंने उनसे कहा कि साहब देखिए, ये तो आपको बुलाया है, मेरा जाना उनको अच्छा भी नहीं लगेगा और ये उचित भी नहीं होगा कि मैं आपके साथ चलूं। कि नहीं नहीं नहीं, आप तो चलो ही, क्योंकि वो जो कुछ बात करेंगे शायद इसी बारे में करेंगे और आप ही सब देख रहे हो तो आपको ही बात करना पड़ेगी। हम लोग गए, उनसे नमस्कार हुआ, हम बैठे भी वहाँ पर और बैठे जब बात हुई तो अर्जुन सिंह ने बड़ी विनम्रता से और बड़ी शालीन भाषा में कहा कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, हम सब लोग इससे दुखी हैं, मगर अब देखिए ऐसा है कि इसमें शासन और तंत्र का थोड़ा सहयोग तो आपको करना चाहिए ताकि हम इससे अच्छी तरह निपट सकें। तो रमेश जी तो चूँकि चुप रहे, वो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे, मगर मैंने, चूँकि मैं तो दंड प्रकार का पत्रकार था और मुझे भय नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो यहाँ आया ही था, 10वीं क्लास से ट्यूशन करता था, नौकरी करता था, पढ़ता था, कई नौकरियाँ छोड़ी थी, कई नौकरियाँ की थी और ईश्वर की कृपा रही कि हर बार कुछ न कुछ मिलता ही रहा। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा देखिए अर्जुन सिंह जी, कोई राजनीति की बात होती तो इसमें आपका सहयोग किया जा सकता था, किंतु ये तो मानव जीवन का प्रश्न है और मैंने रामनगर में रहता हूँ, शाहजहानाबाद में, मैंने तड़पती हुई लाशों को देखा है, वो देखा है, और आपका प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाया है जो उसको करना चाहिए था, इसलिए वो तो आलोचना का पात्र तो है ही। अर्जुन सिंह जी ने एकदम चुप हो गए, उन्होंने बड़ी गंभीरता से मेरी तरफ देखा। मैं नहीं कहता कि उसमें क्रोध था, मगर एक प्रकार की उपेक्षा और हे भावना तो उसमें थी ही। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने किया, बात ख़त्म हो गई। मैंने रमेश जी से कहा कि साहब बात पूरी, हाँ एक बात और उन्होंने कही थी जो लास्ट में, वो मुझसे कही थी उन्होंने, अब महेश जी आप तो संपादक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, रमेश जी को तो अखबार निकालना है। तो जैसे ही उन्होंने धमकी भी छुपी हुई, धमकी छुपी हुई स्पष्ट थी, वो बिल्कुल थी। तो मैं ज़रा, जैसा मैंने कहा कि मैं जड और निर्भय प्रकार का आदमी था, तो मैंने रमेश जी से कहा, मैंने कहा साहब अब आप बात पूरी हो गई है, अपन चलें। तो हम और रमेश जी उठे, उनको नमस्कार किया और ये फ़र्क मुझे इसलिए भी समझ में आ गया कि जब हम गए थे तो उन्होंने अपनी सीट से, जैसे कि उनकी परंपरा थी, सीट से उठ कर के रमेश जी को नमस्कार किया था। मुझसे उन्होंने बड़े अच्छी तरह नमस्कार नहीं किया था, मुझे तब भी समझ में आ रहा था। और जब हम उठ के चले, हम दोनों ने हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ ज़रूर जोड़ लिए मगर कुर्सी से नहीं उठे थे रमेश जी के लिए। मैं सब बातें समझ गया था। अब हम लोग जब यहाँ आए, रमेश जी को थोड़ा नेचुरली, मैंने तब अखबार इतना बड़ा भी नहीं था और आर्थिक परेशानियाँ भी उनके सामने रही होंगी, परेशान तो वो ही गए थे। मैं अपने कक्ष में चला गया, वो अपने यहाँ बैठ गए। एक आध घंटे बाद फिर उन्होंने बुलाया और बात की कि भाई रमेश जी, ये तो महेश जी अब क्या करना चाहिए, ये तो उन्होंने कह दिया है कि ऐसा है तो फिर तो गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि इंडियन एक्सप्रेस को भी एक बार इंदिरा गांधी ने दबाया था और उन्होंने जिस साहस से उसका मुकाबला किया था, तो उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की पॉपुलैरिटी जो है वो इतनी बढ़ गई थी
अब हमें ये तय करना है कि हमें लोग के साथ चलना है या सरकार के साथ चलना है। कहना कि इंडियन एक्सप्रेस की तो हालत बहुत आर्थिक अच्छी थी, अपनी तो उतनी है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप इस पे विचार कर लीजिए। तो कहना अच्छा तुम ये बताओ कि अपन क्या कर सकते हैं, मैंने वो क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए, जो सरकार होती है या शासन होता है उसकी प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है। सब में पहले आपकी बिजली का गड़बड़ करेंगे, फिर आपके पानी का गड़बड़ करेंगे। सब में पहले मैंने कहा विज्ञापन बंद करेंगे, फिर बिजली और पानी का गड़बड़ करेंगे। जो कुछ भी हो सकता है उनको यही करेंगे ताकि आर्थिक रूप से आप टूट जाएं, परेशान हो जाएं, वो हो जाएं। और मैंने चूँकि थोड़ा सा उद्दंड स्वभाव था ही, और मैंने कहा अंत में जैसा कि मुझे भरोसा नहीं कि कोई करेगा, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और वो होगा तो आपका नहीं होगा क्योंकि दुश्मन तो मैं हूँ। मगर मैंने कहा कि मैं अर्जुन सिंह जी के व्यक्तित्व को जानता हूँ कि ऐसा वो कभी नहीं करेंगे, उतना तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं विचार करके देखता हूँ। मैं फिर अपने ऊपर कक्ष में चला गया। नीचे एक हमारे यहाँ जैन मुनीम थे, उनको बुलाया, सारा उन्होंने हिसाब किताब निकाला। 1 घंटे बाद फिर उन्होंने बुलाया मुझे कि महेश जी, अगर ये सब बातें, विज्ञापन भी बंद हो जाते हैं, बिजली और पानी भी अगर कट जाता है, तो अपने पास इतना है कि अपन 6 महीने तो अखबार निकाल सकेंगे, उसके बाद फिर अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा देखिए रमेश जी, ऐसा है कि अगर 6 महीने अपन ने इस प्रकार से अखबार निकाल लिया तो इतना लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि हम लोक की बात कर रहे हैं इसलिए लोकप्रिय हो जाता, हाँ तन से लड़ रहे हैं, तो इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि उसके बाद किसी शासन की सामर्थ्य नहीं रहेगी कि वो आपके साथ कोई भेदभाव कर सके या आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक हानि पहुंचाने की कोशिश कर सके। वो थोड़ी देर होकर के गंभीर सुनते रहे और उसके बाद कहना कि महेश जी देखो, मैं आप में और मुझे में कोई भेद नहीं मानता हूँ, अपनी सब परिस्थिति जानता हूँ। अब आप ऐसा है कि आप कह रहे हो तो जो भी लोग के साथ अपने को होना है वो आप कीजिए। और उसके बाद हम लगातार जनता का पक्ष उतारते रहे। और रविंद्र, तुम आश्चर्य करोगे कि उस समय हमारा इंदौर एडिशन भी निकल गया था, ग्वालियर भी निकल गया था। हमारे हर एडिशन की प्रतिदिन 500 से लेकर 1000 कॉपियाँ बढ़ रही थी। और 1 हफ्ते बाद मुझसे रमेश जी ने खुद कहा कि महेश जी, मैं आपको मान गया, आपकी बात बिल्कुल सही थी, इतना सर्कुलेशन बढ़ रहा है और अपने साथ अभी तक किसी भी प्रकार का शासन का कोई प्रहार नहीं हुआ है। तो दबाव तो आते हैं, हर जगह आते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी आते हैं। मगर होता क्या है कि जिस चैलेंज को उठाने की स्थिति में रमेश जी थे, आप एक कहावत सुनते हैं ना कि नंगे से खुदा डरता है। जिसके पास कम साधन होते हैं, जिसके पास अर्थ खोने को बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वो साहस कर जाता है। मगर आज क्या हो गया है कि जितने भी समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल्स हैं, उनके मालिक बड़े बड़े लोग हैं। बड़े बड़े लोग माने वो बड़े कोई अपने गुणों से नहीं हैं, पैसे में वो बड़े हैं और पैसा कमाना ही उनका धर्म रह गया है। आज तुम देखो अपने भोपाल में कितने अखबार निकलते हैं, जो भी ठेकेदारी कर रहा है, जो भी दूसरे धंधे कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो एक अखबार, ये इसको ढाल की तरह उपयोग करना चाहते हैं। तो जब अखबार को या अपने चैनल को ढाल ही बनाना है, तो उससे पहले आप ये प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं कि वो तीर हमारे ऊपर आए ही नहीं, और आए ही नहीं इसके लिए कि आप शरणागत हो जाएं। तो जब शरणागत होने वाली बात है तो पत्रकारिता तो शरणागत होती नहीं है भाई। आप अगर शीश झुका ही देंगे, जिस स्वतंत्रता के आंदोलन से जन्मी हुई हमारी पत्रकारिता है, जिसमें शीश कटवा दिए जाते थे, तो अब शीश झुकाना ही है, तो फिर ऐसे प्रोप्राइटर के साथ रह के आप क्या, ये तो हो गई उनकी बात। तीसरी बात क्या हुई है कि पत्रकारिता को धर्म समझ के पत्रकारिता में आने वाले लोग जो हैं वो अब नहीं रहे हैं। भाई सवाल ये, मैं ही अच्छा खासा लेक्चरर हो गया था इंग्लिश लिटरेचर में, मैं क्यों पत्रकारिता में आता? अब मेरे साथ भी कुछ बातें थी, मैं लिखता शुरू से था। उन दोनों दिनमान में मैं जब मैंने शायद MA फाइनल ही कर रहा था, और दिनमान में मैंने एक लेख भेज दिया था, अज्ञेय जी उसके संपादक थे। मैंने इसलिए नहीं भेजा था और मैं जानता भी नहीं था अज्ञेय जी को कौन है, मैंने संपादक के नाम वो लेख भेज दिया था। 15 दिन बाद मेरे पास अज्ञेय जी का 1 लाइन का पत्र आया। अज्ञेय जी ने लिखा था, मैंने अपना परिचय भी सब लिख दिया था उसमें, बेटे बहुत अच्छा लिखते हो, इसे जारी रखना। एक ही लाइन ने उत्साह बढ़ा दिया। और उन्होंने पूरा इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय।
इतना लंबा। उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी थी, मगर तब नौकरियों की बहुत ज़रूरत रहती थी, तो अंग्रेज़ी में एमए करने के बाद मैं लेक्चरर हो गया। और लेक्चरर हो गया तो मुझे वहाँ जमा नहीं काम, बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षक भी अपनी राजनीति ज़्यादा कर रहे थे, वो सब तो मैंने छोड़ छाड़ दिया, उसको छोड़ करके आ गया। इसी बीच में क्या हुआ, दिनमान में जगहें निकली हुई थी, तो मैंने भी पहले से अप्लाई कर रखा था। उसमें चूँकि मैं लिखने लगा था, रघुवीर साहब तब आ गए थे संपादक होकर के, तो मैं लिखने लगा था, तो उसी आधार पर उन्होंने 3-4 लोगों का चयन किया था, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और 1-2 स्टेट से, और जो उनके यहाँ लिख रहे थे और अच्छा लिख रहे थे। मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। अब मैं नौकरी छोड़ करके आ गया था, मैं क्या करता है, सो तलिया में हम एक कमरे में पड़े रहते थे। एक रोज़ बाई दी वे मैं अपना कमरे का भी किराया हो गया था, और अशोक लाज थी एक चौक में जिसमें हम खाने, उसका भी पैसा काफ़ी हो गया था, मगर वो बड़े सज्जन लोग थे दोनों, वो उतना नहीं करते थे कि नौकरी लगेगी दे देना। मैं अपना, देखिए संयोग क्या होते हैं, मैं उधर से अपना भोजन करके, उस रोज़ शायद मैं अशोक लाज में नहीं गया था, अग्रवाल पूड़ी भंडार में खाना खा के मैं आ रहा था, और दैनिक भास्कर तब कोतवाली के सामने था, तो मैं उसमें पहले भी जब पढ़ता था तब भी 1-2 बार नौकरी तो कर ही चुका था, क्योंकि मैं बीए करने के बाद ट्रांसलेटर हो गया था भाषा विभाग में। और उन दिनों में क्या था कि अंग्रेजी में टेलीप्रिंटर हुआ करते थे, यूएनआई और पीटीआई की न्यूज़ है, तो जो अच्छा अनुवाद कर सके उसकी बड़ी वक़्त होती थी। तो मैं अपने वो अग्रवाल पूड़ी भंडार में खा करके आ रहा था खाना, तो बड़े सेठ जी माने द्वारका प्रसाद जी और हमारे व्यवहार जी जो तत्कालीन संपादक थे, वो सड़क पर खड़े कुछ बात कर रहे थे, तो मैं एक तरफ से कट के निकलने लगा, तो सेठ जी ने, अरे बेटे इधर आ इधर आ इधर आ, क्या कर रहा है आजकल। तो मैंने कहा कि साहब अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेक्चरर हो गया था, छोड़ के आ गया हूँ, मगर मेरा वो दिनमान पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और उसमें मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है, तो मैं 1-8 महीने में चला जाऊँगा वहाँ जा कर के। तो जैसे उनकी आदत थी, अरे बेटे क्या करेगा दिल्ली में जा कर के, दिल्ली बहुत ख़राब जगह है और वहाँ इतना खर्चा होता है, कितना पैसा। मैंने कहा नहीं भाई साहब, वो पैसा वैसा भी अच्छा दे रहे हैं। अरे छोड़, तू कहाँ का एक बात करता है, तुम तो अपने यहाँ बैठ जाओ, यहाँ काम करो। मेरे मन में आया कि यार अभी मुझे कमरे का भी देना है, अशोक लाज का भी देना है, तो अगर मैं यहाँ नौकरी कर लूँगा तो इनका पेमेंट कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें, और सोच रखा था कि 1-8 महीने बाद मैं छोड़ दूँगा, 1-1.5 महीने बाद। तो उनका अभी बैठ जाओ, और बैठ के हम फ्रंट पेज पर ट्रांसलेट करने लगे। अब हुआ ये कि इतने दिन हो गए, साला वो ना तो कर्ज पूरा पटा उधर का ना उधर का। रघुवीर साहब जी का फ़ोन भी आया कि भाई 1 महीना हो गया, इससे ज़्यादा हम इंतज़ार नहीं कर सकते। अब मेरे पास तो क्या है कि दिल्ली जाने का किराया तक नहीं था, क्योंकि जो हुआ था वो कुछ तो किराए में दे दिया, कुछ खाने में दे दिया, और फिर भी बच गया, तो अब जाते कैसे। फिर लास्ट में उनका लेटर आया कि मैं 1 महीना 15 दिन हुए थे शायद, कि आपकी जो नियुक्ति की गई थी वो चूँकि आप नहीं आए हैं इसलिए निरस्त की जाती है। हमने कहा ठीक है, हो ही सो जो राम रचि रखा। और उसके बाद भास्कर में जुड़े तो ऐसे जुड़े कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उस समय जो मेरे मन में कुछ अपने को अभिव्यक्त करने की, लिखने की जो आकांक्षा थी, और मेरी परीक्षा कई बार हुई है उस पत्रकारिता में भी। अब सेठी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके समय में क्या हुआ कि एक बार वो सरकार के पास पैसा कम पड़ गया, तो एक आदेश निकाला सरकार ने कि आदिवासी क्षेत्रों में आधी तनख्वाह 1 तारीख को दे दी जाएगी, आधी तनख्वाह 15 तारीख को दे दी जाएगी। अब हम तो चूँकि उस समय पागलपन तो था ही, एक जवानी थी और वो सब था, हमें उस समय में स्टेंसिल हुआ करते थे, हमें वो ऑर्डर का एक स्टेंसिल मिल गया। अब वो अंदर हमने उसको कैसे छापा, बाद में क्या हुआ वो बात छोड़ें, मगर हमने सब खतरों को उठाते हुए उसे फर्स्ट लीड बनाया। और ये ध्यान रखा कि व्यवहार जी रात को बैठते थे, हमने कहा व्यवहार जी चले जाएँ उसके बाद, क्योंकि मुझे मालूम था कि व्यवहार जी रहेंगे तो ये खबर छपेगी नहीं, उसको फर्स्ट लीड बना दिया। बाद में जो हुआ सब बहुत अच्छा होता गया। तो एक बात थी कि हमें जनता की बात को उठा के सामने रखना है, और जनता की बात को उठा के सामने, जब मैं संपादक हो गया तो मैंने ये सोचा कि इस जनता में क्या बात है। अब मैं संपादक था, ये जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मुझसे आते थे, कई बार उनकी यूनियन बन गई, फंक्शन कर दो, क्योंकि मेरा पढ़ते रहते थे। अब ये बच्चे जब आते थे तो मैं इनसे बात करता था, और जब बात करता था तो मैंने इन लोगों की एक भावना देखी कि साहब अपने भारत में तो किसी प्रकार का कोई ज्ञान ही नहीं था, जो कुछ ज्ञान है वो सब विदेशों में है, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो,
चाहे आपके और दूसरी ज्ञान की बातें हो, विज्ञान का हो। तो मैंने रविंद्र लगातार अपने भारतीय वाङ्मय का और पुराने उसके, संस्कृत तो मैं जानता नहीं था, तो संस्कृत के बारे में दिक्कत आती थी तो पत्नी चूँकि संस्कृत की व्याख्या थी तो उनसे सहायता ले लेता था। और बाकी मैंने अनुवाद के सारे ग्रंथों को पढ़ा। और चूँकि मुझे पॉलिटिकल एडिटोरियल लिखना पड़ते थे, अपनी विशेष टिप्पणियाँ जो लिखना था, घटनाओं पे लिखना पड़ती है, उन सब को करके मैंने उसमें भारतीय वाङ्मय, भारतीय ज्ञान क्या है उसके उदाहरण उसमें देना शुरू किए। और ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत पसंद किया। और बहुत क्यों पसंद किया? क्योंकि देखिए हम जिस समाज के लिए लिख रहे हैं, जिन लोगों के लिए लिख रहे हैं, उनकी शराहों में जो बह रहा है उसको आप अगर पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं तो लोग आकर्षित बहुत होते हैं। इसको कहते हैं नब्ज पे हाथ रख दिया था। हाँ, वो नब्ज, मैंने तो नब्ज के अंदर हाथ रखा। नब्ज में तो ऊपर से हाथ रखा जाता है। मैंने शराहों में बहते हुए जो गुणधर्म था, उसका गुणधर्म था व्यक्ति का, उसके मन में जो समाया हुआ था। क्योंकि हमारे ज़माने में, उस ज़माने में पढ़ने वाले ऐसे लोग थे, दादी नानी ये वो कथा रामलीला होती थी, रामायण और महाभारत तो सुनाई दी जाती थी, कथावाचक बहुत हुआ करते थे, तो सब उन चीज़ों को जानते थे मगर समझते नहीं थे उतना। उनको मैंने इन विषयों पे रूपांतरित करके या उनके संदर्भ में उनके सहायक के रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वो बहुत लोकप्रिय हुआ। तो वो भी मेरा उद्देश्य ये था कि अगर मेरे समाज में बच्चे ये समझेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत ज्ञान था, हमारे यहाँ का साधुत्व, हमारे यहाँ के ऋषि, हमारे यहाँ की ये केवल ऐसे ही केवल भजन करने वाले नहीं थे। मैंने कई बार कणादि का उल्लेख दिया, जिसमें कि परमाणु की कई व्याख्याएं मिलती हैं उनके उस ज़माने से, हैं। भास्कराचार्य हों या आर्यभट्ट हों, उनको मैंने कई जगह दिया। चाणक्य को मैंने कई जगह कोट किया कि हम देखते हैं कि विदेशों में ही अर्थशास्त्र है, तो वैसा नहीं है। मैंने महाभारत में जब शरशैया पे थे भीष्म पितामह और युधिष्ठिर को उन्होंने उपदेश दिए थे, राजनीति कैसी होना चाहिए, समाज के प्रति क्या का, कई बार उनका उल्लेख किया, ताकि मेरा पाठक ये समझ सके कि नहीं, अपने देश में भी ज्ञान बहुत था जिसको हम ग्रहण नहीं कर पाए। कुछ तो इस कारण के मुगलों के आक्रमण के बाद बहुत हुआ, दूसरा इसलिए कि संस्कृत भाषा जो थी श्रेष्ठी वर्ग की थी और सामान्य आदमी को समझ में नहीं आती। फिर तीसरी बात ये थी कि उस भाषा को जानने वाले कुछ कर्मकांडी पंडितों ने उसको कभी नीचे तक आने नहीं दिया, अर्थ समझाया नहीं, क्योंकि उनका उसमें लाभ था। तो इस प्रकार से जो हम लुप्त हो चुकी थी उस चीज़ को मैं पहुंचाना चाहता था, और उससे हम अपने आत्मगौरव को अनुभव कर सकें, अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान उत्पन्न हो हम में अपने भूतकाल के प्रति गौरव उत्पन्न, ये भी उद्देश्य था। तो आज कौन इन उद्देश्यों को लेकर के काम करता है? तो वो जो थी, तीसरा पॉइंट ये है कि आज भी जितने भी पत्रकार हैं वो इस बात पे ज़्यादा जाते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ेगी, हमें धन कितना मिलेगा, ग्लैमर टाइप दिखता है। हाँ, वो जो ग्लैमर नाम की चीज़ है उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो जब आदमी के उद्देश्य ही बदल गए हैं, आदमी की सोच ही बदल गई है, आदमी ने जब सोच ही लिया है कि हमें तो वो करना है जिससे हमें धन मिलेगा, जिससे हमें नाम मिलेगा, तो फिर आप पत्रकारिता के बारे में उस प्रकार की अपेक्षाएं कैसे कर सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेश श्रीवास्तव जी, कितना विस्तार से इन्होंने पत्रकारिता के संक्रमण काल से लेके, और एक तरह से ये कहा जाए कि इनका जो सतयुग था पत्रकारिता का, जिसमें महेश जी ने पत्रकारिता की है, बहुत ही विस्तार से समझाया है। और आज जो महेश जी से हमारी बात हुई है, ये निश्चित तौर पे नए पत्रकार जो आना चाहते हैं या जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए बेहद उपयोगी होगा। आप हमसे जुड़े रहें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।